आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ है हम लोग के इंडिया का नेशनल मूवमेंट में। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उनके आइडियोलॉजी के बारे में, उनके पार्टी के बारे में, उनका जो इंडियन नेशनल आर्मी वो कॉन्स्टिट्यूट किए थे, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और शॉर्ट में पढ़ेंगे। देखो हम तो डिटेल में स्टोरी की तरह इस कहानी को समझाएंगे, बट हम लोग के स्कोप ऑफ द सिलेबस में 3 ही चीज़ है। आपको बस 3 ही चीज़ को सही से पढ़ना है। समझाएंगे तो हम पूरा ही, बट आपको पढ़ना सिर्फ 3 चीज़ है। पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक, दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और ये 3 चीज़ को जो है आपको एकदम सही से पढ़ लेना है। ठीक है, बट हम तो समझाएंगे पूरा हम ये करेंगे, पढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द इंडियन नेशनल आर्मी। तो सुभाष चंद्र बोस को तो हम लोग सभी जानते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे और उनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया को फ्री करवाने में। ठीक है ना। अब देखो सुभाष चंद्र बोस जी का आइडिया क्या रहता है, उनका क्या विचारधारा था, उनका जो आइडियोलॉजी था वो क्या था। हम लोग सब अभी पढ़े लास्ट चैप्टर में कि महात्मा गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था। वो एकदम ही नॉन वायलेंट किस्म के इंसान थे, उनको वायलेंस एकदम पसंद नहीं था। बट सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनका मानना कुछ और था। वो बोल रहे थे कि नहीं, हम लोगों को एग्रेसिव होना होगा। अब अगर मान लो तुम ट्राई कर रहे हो नॉन वायलेंट मेजर से, उससे कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम मेरा घर में आकर कब्जा कर ले रहे हो, तो हम तुमको पहले अच्छे से बोलेंगे भाई छोड़ दीजिए, चले जाइए। बट अगर कोई नहीं सुन रहा है तो हमको तो वायलेंट होना पड़ेगा ना, उसका सामान को उठाकर फेंकना पड़ेगा, उसको धक्का देकर निकालना पड़ेगा घर से। हम ऐसे तो नहीं रह देंगे कि ठीक है छोड़ो, हम तो बोल रहे हैं, वो नहीं सुन रहा तो क्या करेंगे, नहीं। तो यहीं पे क्या होता है ना, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के सोच में डिफरेंस आ जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर नेक्स्ट बार इलेक्शन होता है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस वापस से प्रेसिडेंट बने, तो वो अपना कैंडिडेट जिसका नाम था पट्टभी सीतारमैया उसको खड़ा करते हैं। बट होता क्या है ना, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के लीडर को हरा देते हैं और खुद बन जाते हैं प्रेसिडेंट। तो महात्मा गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आया। जब महात्मा गांधी जी को ये चीज़ पसंद नहीं आया तो होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते कि हम महात्मा गांधी जी को नाराज़ करके कुछ करें, वो रिज़ाइन कर देते हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप से वो क्या करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। बोलते हैं नहीं, अगर गांधी जी को पसंद नहीं है मेरा प्रेसिडेंटशिप तो हम नहीं रहेंगे, रिज़ाइन कर देते। रिज़ाइन करने के बाद वो अपना पार्टी फॉर्म करते हैं। वो पार्टी का नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि मई 1939 में फॉर्म हुआ था और जो कि एक लेफ्ट विंग पार्टी था। और ये बोले थे कि हम कांग्रेस में रहकर ही काम करेंगे। बट कांग्रेस क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करता है और सुभाष चंद्र बोस को डिस्क्वालीफाई कर देता है मेंबरशिप से। तो उनका पूरा सेपरेट पार्टी हो जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक, जो कि एक लेफ्टिस्ट पार्टी था, लेफ्ट विचारधारा के थे वो। अब फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या ऑब्जेक्टिव था, फॉर्म तो हो गया, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म किए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। फॉरवर्ड ब्लॉक्स इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया को लिबरेट करना है, फ्रीडम करना है, फ्रीडम दिलाना है विद द सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट्स, किसान एंड रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था उनका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था। मतलब सबसे पहला काम है जल्द से जल्द इंडिया को फ्रीडम दिलाकर बाकी सबको हटा देना। समझ में आ रहा बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या था उनका ऑब्जेक्टिव था। समझ में आ रहा बात मेरा।
फॉरवर्ड ब्लॉक का। उसके बाद एक बार इंडिया अगर फ्री हो गया तो फिर उसके बाद क्या करेगा फॉरवर्ड ब्लॉक? बोला इंडिया को फ्रीडम के बाद हम लोग सोशलिस्ट सोसाइटी के तरफ बढ़ेंगे, लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, हम लोग स्टेट प्लानिंग करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर देंगे, लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों में, राइट टू वर्क को एक फंडामेंटल राइट बनाएंगे और बहुत सारा सर्विसेज देंगे सोसाइटी वर्कर्स और गरीब लोगों को। समझ में आ रहा है? ये क्या था? ये उन लोग का ऑब्जेक्टिव था आफ्टर इंडिपेंडेंट। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था इंडिया को फ्री करवाना, इंडिया को फ्री करवाने के बाद ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है ना फॉरवर्ड ब्लॉक का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो रिलीजन के मैटर में एकदम ही सेक्युलर था। वो लोग बोला कि फ्रीडम इन द मैटर ऑफ रिलीजन। आपको जैसे हम लोग अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, सुभाष चंद्र बोस का भी फॉरवर्ड ब्लॉक वही बोलता था। ठीक है। और लिंग्विस्टिक और कल्चरल ऑटोनॉमी को भी मानते थे कि अपना भाषा किसी के ऊपर थोपना नहीं है। हम अगर बंगाली बोल रहे हैं तो किसी बाकी पूरा लोग बंगाली बोले, ये हम नहीं चाहते। तो ये था ऑब्जेक्ट। ये क्या था? ये बिलीव था सुभाष चंद्र बोस के पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक का। अब बट सुभाष चंद्र बोस से जो ब्रिटिशर्स है उन लोग का लड़प झड़प होते रहता था। तो क्या किया था ना ब्रिटिशर्स लोग, सुभाष चंद्र बोस को पकड़ के हाउस अरेस्ट में डाल दिया। बहुत हेवी मूवी है नेताजी, देखना, बहुत लंबा मूवी है, उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। करता क्या है ना, सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। सुभाष चंद्र बोस का घर कहाँ पे था? कोलकाता में था अपना, कोलकाता के ही थे वो। ठीक है। तो उनको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता। हाउस अरेस्ट का मतलब आप घर में ही कैद रहिएगा, आप घर से निकल नहीं सकते हैं। समझ में आया? बट सुभाष चंद्र बोस जी भी थे चालाक, पढ़े लिखे थे, उस वक्त आईएएस ऑफिसर थे, टॉप रैंकिंग आईएएस ऑफिसर थे। रिज़ाइन कर दिए थे गवर्नमेंट, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उनका मानना था कि यार हम सर्व करेंगे ब्रिटिशर्स को जो कि मेरा ही कंट्री के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है। तो इसी वजह से वो रिज़ाइन कर दिए थे। उनको उनका दिल गवारा नहीं किया कि हम ब्रिटिशर्स को सर्विस दें। ठीक है। तो उनको क्या करता है, हाउस अरेस्ट में कैद कर लेता है। वो क्या करते हैं, चोरी चुपके से चुप से अपने घर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं, सबका आँख में धूल झोंक के, और वहाँ से वो पठान बनकर बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान पहुँच जाते हैं। फिर अफ़गानिस्तान से वो चले जाते हैं रशिया में उनका मुलाकात होता है हिटलर से। समझ में? उसके बाद फिर हिटलर, क्योंकि देखो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था हिटलर, जर्मनी अगेंस्ट था ना यूके का। तो वो सोच रहे थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला मामला। तो वो बोल रहे थे कि आप भी दुश्मन है ब्रिटिशर्स का, हम भी दुश्मन है ब्रिटिशर्स का। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त। तो हमको मदद करिए, हम ब्रिटिशर्स को आपका होकर लड़ेंगे ब्रिटिशर्स से, और बदले में क्या चाहिए हमको? मेरा कंट्री का फ्रीडम चाहिए। वहाँ से फिर उनको भेज दिया जाता है मॉस्को मतलब रशिया। वहाँ से वो चले जाते हैं रशिया। फिर वो जर्मनी में बोस क्या करते हैं, जर्मनी में उसको सब अच्छे से रिसीव करता है और वहीं पे वो एक फ्री इंडिया सेंटर सेटअप करते हैं बर्लिन, जर्मनी का जो कैपिटल था, और एक मंथली मैगजीन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहता है आज़ाद हिंद, और एक रेडियो स्टार्ट करते हैं जिसका नाम रहता है आज़ाद हिंद रेडियो। यही रेडियो में हम लोग महात्मा गांधी जी को बोलते हैं ना फादर ऑफ द नेशन, तो फादर ऑफ द नेशन का टाइटल यही रेडियो में अनाउंस किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का भले ही बहुत आइडियोलॉजिकली डिफरेंस था महात्मा गांधी जी से, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। वही उनको टाइटल दिए थे फादर ऑफ द नेशन का। वही उनको क्या टाइटल दिए थे? फादर ऑफ द नेशन का। ठीक है। तो फिर वहाँ पे फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखो बहुत सारा ब्रिटिश इंडिया में जो सोल्जर्स था वो इंडियन थे। अब जर्मनी से वॉर के दौरान बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया था, प्रिजनर्स और वॉर बना लिया गया था। वो सब सोल्जर्स को क्या किया जाता है ना, जापानीज हैंडओवर कर देता है कैप्टन मोहन सिंह को। समझ में आया? और यही लोग से मिलकर फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको बोला जाता है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज को फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, और रास बिहारी घोष।
रास बिहारी बोस, ठीक है। बट जब सुभाष चंद्र बोस एंटर करते हैं तो उन लोगों को पता था इनका लीडरशिप में कोई भी एक सवाल नहीं उठाएगा। वो लोग सब अपना पावर हैंडओवर कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस को और बोलता है नेताजी, मतलब आज से आप हम लोग के नेता हैं। तो आज़ाद हिंद फौज फॉर्मली फॉर्म हुआ था 1 सितंबर 1942 में, ठीक है। और उसका झंडा क्या था, वही अपना तिरंगा। इसका प्रेसिडेंट था रास बिहारी बोस, कमांडर इन चीफ मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है। जब सुभाष चंद्र बोस एंटर किए, आए, अराइव किए, तो सब पावर जो है उनको दे दिया जाता है, ठीक है। उनको सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापानीज़ लोग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि जापानीज़ लोग हम लोग को मदद करेगा और सप्लाई करेगा आर्म्स एंड एम्यूनिशन ब्रिटिशर्स को लड़ने के लिए। और ये स्लोगन देते हैं जय हिंद एंड दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो, समझ में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को ये अनाउंस करते हैं कि इंडिया फ्री हो गया है और हम लोग जो है एलिस को के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिए हैं और ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके आज़ाद हिंद फौज का जो सोल्जर्स लोग हैं 8 नवंबर 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कैप्चर कर लेता है इंडिया में। और वहाँ का 2 आइलैंड था, शहीद एंड स्वराज, उसको रीनेम कर देता है शहीद एंड स्वराज। और वहाँ पे गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे करके, आहिस्ते आहिस्ते करके इंडिया का जो फ्रीडम है, आईने धीरे धीरे आगे बढ़ते जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक पहुंच जाता है, कोहिमा का बॉर्डर तक आ जाता है, इम्फाल, मणिपुर, सब स्टेट्स में धीरे धीरे करके अपना तिरंगा लहराने लग जाता है। समझ में आया। बट सब कुछ ठीक चल रहा था, गड़बड़ हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग पढ़े हैं। अमेरिका कर देता है हिरोशिमा एंड नागासाकी में धूम एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब गिराया, जापानीज कर दिया सरेंडर। अब हम लोग को हथियार कहाँ से मिल रहा था, जापान से। जापान कर दिया सरेंडर, नेताजी का हाथ बंद गया। समझ में आया। उसके बाद होता क्या है, बोला जाता है, देखो ये बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेथ के लेकर बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कोई बोलता है कि नहीं वो मरे ही नहीं, बट ऑफिशियली ये माना जाता है कि नेताजी जो थे वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे जापान से और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में ही डेथ हो जाता है। समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट। अब कोई बोलते हैं नहीं ये झूठ है, कोई बोलते हैं नहीं ये सच है। अब खैर जो भी था इसी को माना जाता है, ठीक है। तो फिर इंडियन नेशनल आर्मी क्या होता है, ऑफिशियली सस्पेंड हो जाते हैं। और इंडियन नेशनल आर्मी का जितना भी सोल्जर्स लोग हैं उन लोग सबको ब्रिटिशर्स पकड़ लेता है। अब इसको बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या इन लोग का कोई एक भी काम नहीं किया इन लोग? नहीं, ये लोग बहुत काम किया। क्या काम किया? पहला, नेताजी जो है ब्रिटिश राज के अगेंस्ट स्ट्रगल में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। शाहनवाज खान, जीएस ढिल्लोन, ये लोग सब रेड फोर्ट में इन लोगों को जब पकड़ के लाया जाता है तो महात्मा जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बड़ा बड़ा लॉयर लोग इन लोगों का केस लड़ता है। तो ऑनर, कंट्री को गर्व होता है कि यार हम लोग के लिए हम लोग का सोल्जर्स लड़ा है। दूसरा, आईनी क्या करते हैं ना, आर्म्ड फोर्सेस में बगावत ला देते हैं। अब देखो सबको लगने लगा आर्म फोर्सेस में, नहीं यार हम लोग क्यों, हम लोग अपने कंट्री का लोगों के अगेंस्ट लड़ जाएंगे ना, ये नहीं होगा। तो लोग बगावत में उतर जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स रूल किसके मदद से कर रहा था, आर्मी की मदद से। आर्मी में था कौन, इंडियंस। अब इंडियंस लोग ये ऑर्डर नहीं मानने लगते, बहुत सारा म्यूटिनी होने लगता है हर जगह, कोलकाता, चेन्नई, कराची, सब जगह। ब्रिटिश समझ गया कि अब हम लोग यहाँ पर ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकेंगे, जल्द से जल्द बोरिया बिस्तर लपेट के भागना पड़ेगा। थर्ड, इंडियन सोल्जर्स पहला बार ये शो, मतलब दुनिया के सामने ये शो किया कि हम लोग के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, हम लोग के लिए हम लोग का देश सब कुछ है। क्योंकि पैसा तो उन लोगों को ब्रिटिश आर्मी में ज़्यादा मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है इंडियन नेशनल आर्मी, जिस आगे चल के इंडिया को ब्रिटिश
ब्रिटिश को इंडिया को छोड़कर जाना पड़ता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये छोटा सा चैप्टर, इसमें से बस आप लोगों को इतना ही पढ़ना होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो।